बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेरेब्रल डिस्फंक्शंस इन चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर नंबर 17 है। इसके बाद 2-3 चैप्टर रहते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह इसके बाद जल्दी कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको पता है इसमें डिजीज़ के बारे में बताया गया, दैट इज़ मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस के नाम से हमें पता चलता है कि इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। और मेनिंजेस होते हैं हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द जो एक कवरिंग होती है, जो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। उस कवरिंग को और उस मतलब जो कवर है उसने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कवर किया हुआ है। इन तीनों लेयर्स को हम कलेक्टिवली मेनिंजेस कहते हैं। और जब इनका कोई इन्फ्लेमेशन, कोई मसला हो जाए तो उस मसले को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब ये किसी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी वजह से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है बैक्टीरिया ज़्यादा कॉमन होता है और ज़्यादा सीवियर होता है। लेकिन मतलब जैसे कि अगर बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन हो तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन तक जा सकता है, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, जो कि बच्चों और बड़ों में तकरीबन कॉमनली ये होता रहता है। अच्छा जी, बैक्टीरिया के कॉजेज इसमें बताए गए, ये सिर्फ नाम है कि बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नेजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये सारी कुछ बैक्टीरिया है जो कि बैक्टीरिया मतलब जो कि मेनिंजाइटिस कॉज करवा सकता है। वायरल का भी बताया गया है, अदर कॉजेज भी बताए गए हैं। तो ये आपने बस नाम पढ़ने हैं और उसमें आपको पता चलेगा। अच्छा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो हमें पता है कि इन्फ्लेमेशन है मेनिंजेस का, और इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। और वो हमारे जो इंट्रा क्रेनियल प्रेशर होता है, जो ब्रेन के अंदर का एक प्रेशर होता है, वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप कराता है, बहुत ज़्यादा डेवलप कराता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर कुछ डैमेज होने लगते हैं, चीज़ें सीजर्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने उसको छोड़ दिया, ऐसे ट्रीट नहीं किया, तो इवन बंदे की डेथ भी हो सकती है। अब अगर आपके इसके मतलब मैनिफेस्टेशंस देखेंगे, साइन सिम्टम देखेंगे, तो बच्चों में और बड़ों में तकरीबन इसके सेम साइन सिम्टम होते हैं। लेकिन जो फिर बिल्कुल न्यू नट्स होते हैं या बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उनमें थोड़ा सा मतलब साइन सिम्टम्स अलग होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप इसमें देखेंगे तो इसमें सीवियर हेडेक होता है, क्योंकि ब्रेन और हेड का मसला है, तो हेडेक होगा, ठीक है। स्टिफ नेक जो है बिल्कुल सख्त हो जाएगी, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा फीवर होता है बहुत ज़्यादा हाई, लाइट की तरफ वो देख नहीं सकता, लाइट बहुत मतलब अच्छी नहीं लगती आंखों पे, फोटोफोबिया जिसको हम कहते हैं। और कन्फ्यूजन का शिकार होता है बंदा, जिसको हम अल्टर्ड मेंटल स्टेटस कहते हैं। इसके अलावा अगर बहुत आप इन्फेंट्स में देखते हो जो कि 1 साल तक के बच्चे होते हैं, तो उनके जो फॉन्टेनल्स है वो बल्ज हुए हो चुके थे, यानी कि बहुत बाहर की तरफ आते हैं, क्योंकि नीचे से प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो फॉन्टेनल बाहर की तरफ आते हैं। इसके अलावा वो कुछ खाते पीते नहीं है, पुअर फीडिंग, इरिटेबिलिटी, इस तरह चिड़चिड़ापन, आप उसको थोड़ा सा कुछ कह दो वो रोने लग जाएंगे, और बहुत तेज़ी के साथ रोते हैं, यानी कि जो बिल्कुल वो हाई पिच्ड कराई जिस तरह होती है ना, उसी तरह, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा, रिस्क फैक्टर की बात करें, यानी कि किन किन लोगों को ये ज़्यादातर हो सकता है, तो बच्चों में ये ज़्यादा कॉमन होता है बमुकाबले यंग एडल्ट्स के, या फिर जो थोड़े बच्चे जिनकी उम्र ज़्यादा होती है। तो ये जिनकी उम्र मतलब जिन बच्चों की उम्र कम है तो उनमें ये ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। या फिर जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो और वो ऑलरेडी ससेप्टेबल हो, यानी कि बीमारियां उनको आसानी के साथ लग सकती हैं, ठीक है। या फिर वो लोग जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और इन इलाकों में जाते हैं जहाँ पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, या उन इलाकों में जहाँ पे मेनिंजाइटिस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इसमें सब सहारान अफ्रीका लिखा हुआ है, यानी कि अफ्रीका के अंदर ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर जो लोग मतलब इस तरह ट्रैवल करते हैं कि ऐसे इलाकों में जाते हैं, तो उनको ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, अब इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं, तो लंबर पंक्चर करते हैं। और लंबर पंक्चर हमें पता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ले लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं, जिसका हमें पता चलता है कि उसके अंदर आपको वायरस मिलता है, बैक्टीरिया मिलता है, या जो भी चीज़ हो, तो उसका हमें पता चल जाता है उसके एजेंट का। अच्छा,
इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स वो इंक्रीज़ हो चुके होते हैं। अगर आप मतलब सीएसएफ देखेंगे जो आपने ले लिया और आप उसका टेस्ट करेंगे तो आप उसको उसमें देखेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज़ हो चुके होंगे, कुछ ख़ास प्रोटीन्स होते हैं वो डिक्रीज़ हो चुके होंगे, ग्लूकोज़ लेवल जो है वो कम हो चुका होगा। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप ब्लड कल्चर कर सकते हो, सिटी स्कैन वगैरह कर सकते हो या फिर फर्दर असेसमेंट की तरफ जा सकते हो और आपको पता चलेगा। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो ज़ाहिर-सी बात है हम उसमें एंटीबायोटिक्स देंगे, जैसे कि एसेफेलोस्पोरिन और वैंकोमाइसिन वगैरह दे सकते हैं जो कि हाई एंटीबायोटिक्स हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह दे सकते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। और अगर वायरल है तो वायरल में आप सपोर्टिव केयर देते हो, यानी कि साइन सिम्पटम्स कम करते हो और एंटीवायरल मेडिकेशन भी दे सकते हो, जैसे हर्पीज़ वगैरह। अगर हर्पीज़ सिम्प्लेक्स या फिर हर्पीज़ वायरस की वजह से है तो एंटीवायरल मेडिकेशन भी दे सकते हैं। अच्छा, इसके नर्सिंग केयर और इंटरवेंशन वही है कि आपने बच्चे के साइन सिम्पटम देखने हैं, वाइटल साइंस वगैरह देखने हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस यानी कि उसका ब्रेन सही से काम कर रहा है, उसमें कोई चेंज तो नहीं आ रहा, कोई अदर मसला तो नहीं हो रहा, उसका फ्लूइड बैलेंस देखेंगे। और इसके अलावा बच्चे को अक्सर हम आइसोलेट करते हैं, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ रखते हैं और एक अलग थलग रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी मेडिकेशंस हो वो आपने देने एज ए नर्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैमिली और पेशेंट को एजुकेट करना है जो कि हम हर चीज़ में बताते हैं। और इसके अलावा वैक्सीन वगैरह जो है एडमिनिस्टर करवाने और पेशेंट को, फैमिली को वैक्सीन की इम्पोर्टेंस बताने कि भाई ये चीज़ें करानी होती है, ठीक है। अच्छा, अब इससे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो वैक्सीनेशन के ज़रिए, जो कि बहुत सारे वैक्सीन्स जितने भी हमने एजेंट्स पढ़े उसके आप बहुत सारे वैक्सीन लग, जैसे इसमें मेनिनजोकोकल वैक्सीन है जो कि हमें निजीरिया से बचाते हैं, निजीरिया मेनिनजाइटिस जो है, ठीक है। निमोकोकल वैक्सीन है, हेब वैक्सीन। और इसके अलावा आप जो है अपनी सफाई वगैरह का ख्याल रखेंगे, गुड हाइजीन रखेंगे तो ये चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं। अच्छा, अब अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, यानी कि मसले मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, जैसे कि सीज़र्स बच्चे को हो सकते हैं, ठीक है। हेयरिंग लॉस हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। हाइड्रोसेफेलस होता है यानी कि जब दिमाग में, सर में पानी जमा होना शुरू हो जाए, ठीक है। और सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया कहते हैं यानी कि ब्लड में और ब्रेन में स्पेशली बैक्टीरिया और वायरस बहुत ज़्यादा फैल जाए और ब्लड में उसका तादाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो, उसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हमें अर्ली डायग्नोज हो जाए, अर्ली पता चले तो ये लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो मसले हैं, इनसे हम बच सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो डिसऑर्डर हमारे पास है दैट इज़ हाइड्रोसेफेलस। अच्छा जी, तो हाइड्रोसेफेलस जो है ये एक कंडीशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि सीएसएफ हेड के वेंट्रिकल्स के अंदर, दिमाग के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं जहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसकी एनाटॉमी आई होप कि आपको पता होगी, ठीक है। जहाँ से ये प्रोड्यूस होता है तो ये एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है और ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगता है, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। सिंपल आप ये कह सकते हो कि जब हेड के वेंट्रिकल्स में, ब्रेन के वेंट्रिकल में सीएसएफ का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उसको हम हाइड्रोसेफेलस कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बहुत सारे कॉजेज़ है, जैसे कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस है, तो इसमें क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स है, 2-3 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। उसमें मतलब फ़्लो तो है, एक वेंट्रिकल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में वो सीएसएफ फ़्लो होता रहता है, लेकिन वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होता, उसका एब्ज़ॉर्प्शन जो है इम्पेयर्ड होता है, ठीक है। यानी कि वो बस पैदा होता है और जमा होता रहता है वहाँ पे। उसके लिए एक दूसरे के अंदर तो वो घूमते रहते हैं लेकिन एब्ज़ॉर्ब होने का कोई रास्ता नहीं होता, जिसकी वजह से उसका लेवल कम हो। तो इस तरह के हाइड्रोसेफेलस को हम कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। दूसरा नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस है और जिसके नाम से ही पता चलता है कि सीएसएफ वो एक ही जगह पे रुका हुआ है, ठीक है, और वो ब्लॉक हो चुका है, एक ही वेंट्रिकल में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसको हम नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। अब इसके कुछ कॉजेज़ है, जैसे कंजेनाइटल कॉजेज़ है, तो कंजेनाइटल कॉजेज़ में क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में कोई मसला है, ठीक है, जो न्यूरल ट्यूब बनता है सबसे पहले उसमें मसला है, तो उसमें सीएसएफ फ्लो नहीं कर रहा और उसकी वजह से
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बन जाता है, जिसको हम स्पाइनल बिफेडा कहते हैं या स्पाइना बिफेडा कहते हैं। हमने ये पढ़ा है, ये डिसऑर्डर हमने पढ़ा हुआ है एक चैप्टर में। इसके अलावा एक्विडक्टल स्टेनोसिस, एक्विडक्टल स्टेनोसिस का मतलब होता है कि जो वेंट्रिकल्स के बीच में जो डक्ट्स होते हैं ना, जिसके ज़रिए से एक वेंट्रिकल से दूसरे में सीएसएफ फ्लो होता रहता है, वो बंद हो जाता है। स्टेनोसिस आपने पढ़ा होगा कि किसी चीज़ का सख्त हो जाना, ठीक है। तो जब वो बंद हो जाता है, उसकी वजह से वो फ्लो हो पाता नहीं है और उसकी वजह से वो रुक जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वही बात कि जब एक बच्चा अभी माँ के पेट में है, फीमेल प्रेग्नेंट है और उसका मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया वगैरह उसको एंटर हो गया और बच्चे के ऊपर उसने असर किया, तो उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, कुछ एक्वायर्ड डिजीज हो सकती हैं, यानी कि वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, जैसे कि इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज, ठीक है, अगर अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से, या फिर मेनिंजाइटिस हो या ट्यूमर्स हो या फिर कोई ब्रेन इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी वही है कि नॉर्मल सीएसएफ फ्लो जो है वो मतलब नॉर्मली, ये वैसे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है कि किस तरह आपसे पूछा जा सकता है कि सीएसएफ जो है वो हमारे कोराइड प्लेक्सिस में प्रोड्यूस होता है और फिर वो कोराइड प्लेक्सिस से आके वेंट्रिकल्स के अंदर घूमता रहता है, और एक जगह होती है जिसको हम एरेक्नाइड वेलाई कहते हैं, और एरेक्नाइड मैटर जो है ये सीएसएफ का एक लेयर भी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये जाके एब्जॉर्ब होता है और मतलब बॉडी से थोड़ा बहुत उसका लेवल कम हो जाता है, ये उसका नॉर्मल फ्लो होता है। हाइड्रोसेफेलस में इन्हीं चीज़ों में मसला आता है और उसकी वजह से सीएसएफ बिल्डअप होने लगता है, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। इसके ऊपर हमने पहले बात की, ठीक है। अच्छा, जब आप इसके क्लिनिकल साइन सिम्टम्स देखते हो तो आपको हेड का सरकमफेरेंस बड़ा हुआ मिलेगा, यानी हेड का साइज आपको बड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि अंदर ऑलरेडी वाटर वगैरह स्टोर हो रहा है, ठीक है। और वही फोंटेनल्स बाहर की तरफ आएंगे। फोंटेनल आपको पता है कि जो सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं एक बच्चे के अंदर, इन्फेंट्स के हेड के अंदर, ठीक है, उसको हम फोंटेनल कहते हैं। तो उसकी वो प्रेशर पीछे की तरफ से जोर लगा रहा होता है, तो वो आपको पूरे बाहर की तरफ फील होना, मतलब एक काफ़ी मास आपको नज़र आ रहा होगा, महसूस हो रहा होगा। इसके अलावा सनसेटाइज, सनसेटाइज मतलब उसकी आंखें हमेशा नीचे की तरफ रहेंगी, जैसे उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या फिर उसके जो गेज है, उसका जो नज़र है वो हमेशा नीचे की तरफ देखता रहेगा ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा पुअर फीडिंग, इरिटेबिलिटी और सीजर्स, ये तो आपको पता है। अच्छा, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं, ठीक है, पहले सेमेस्टर में, तो इसमें कुछ ज़्यादा नई चीज़ें नहीं है। और ये हाइड्रोसेफेलस हमने पहले भी एक मिड टर्म के टॉपिक्स में से एक टॉपिक्स में पढ़ा था। अच्छा, साइन सिम्टम आप देखेंगे वही हेडेक, नोज़िया, वोमिटिंग, ब्लड विजन, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब है, क्योंकि वही ब्रेन ही पूरा डिस्टर्ब है तो बैलेंस डिस्टर्ब ही होगा, ठीक है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी कि उसको कोई कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होगी, कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ कुछ जिस तरीके से कुछ लिखना है, जिस तरह चलना है, बैलेंस सारा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वही के यूरिन जो है वो अनकंट्रोलेबली रिलीज होना शुरू हो जाता है, मतलब खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे कर सकते हैं, वही अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सिटी स्कैन और लंबर पंक्चर, जो कि हमने पहले बता दिया। और आईसीपी मॉनिटरिंग, यानी कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको आप देखते रहेंगे, बार बार इंक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से आप डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके पास क्या होते हैं, डायरेटिक्स आप देख सकते हैं, और डायरेटिक्स का आपको पता है कि ये वाटर निकालता है बॉडी से, ठीक है। तो इसमें आप मतलब जो आपको बताया गया एसिटाजिलोमाइड, ये आप दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा, पानी निकालता है बॉडी से, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा सीएसएफ जमा है उसको निकालेगा, ठीक है। या फिर जैसे कि लाइसिक्स का इंजेक्शन आता है, या जो भी जो ब्लड प्रेशर वगैरह में देते हैं, इन सब का काम यही होता है कि वो एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल दे बॉडी से, एंड दैट इज कलेक्टिवली हम इसको डायरेटिक्स कहते हैं, ठीक है, डायरेटिक्स। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो पहले ही बता दिया है कि इन्फ्लेमेशन कम करेगा, तो ये भी आप दे सकते हैं। अच्छा, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, शंट हम लगाते हैं। शंट आपको पता है कि एक एक ट्यूब लगाते हैं वेंट्रिकल से किसी दूसरे एरिया में, यानी कि वेंट्रिकल से उस फ्लूइड को निकालने के लिए हम एक ट्यूब लगाते हैं, और वो ट्यूब एक हेड उसका, मतलब उसका एक साइड वेंट्रिकल में होता है, दूसरा साइड आप
जीआईटी में लेके आते हो, ठीक है, यानी कि मुंह में लेके आते हो या फिर एजोफेगस में लेके जाते हो, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो वहीं से आके जीआईटी में चला जाता है और जीआईटी के थ्रू वो बाहर जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि वेंट्रिकल से लेके किसी और कैविटी के अंदर वो फ्लूइड ट्रांसफ़र करना थ्रू अ शंट, इसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट कहते हैं, वीपी कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी, इसमें हम क्या करते हैं, एक बाईपास प्रोड्यूस करते हैं, और बाईपास का मतलब भी यही होता है कि जो वेंट्रिकल बंद है उसको हम बाईपास करके उस सीएसएफ को किसी और रास्ते के ज़रिए लेके जा सकें, ठीक है। इसमें भी आप वही लगा सकते हैं जो शंट होता है, एक ट्यूब टाइप होता है। ये वैसे हमारा काम नहीं है, ये सर्जन वगैरह करते हैं और ये काफ़ी क्रिटिकल एक चीज़ है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि शंट है क्या। ये हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस में मतलब आता तो है, लेकिन एज ए नर्स हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसका नर्सिंग इंटरवेंशंस आप देखेंगे तो नर्सिंग इंटरवेंशन में आप क्या करेंगे, वही हेड सरकमफेरेंस देखेंगे, फोंटेनल्स वगैरह, सूचर्स, सूचर्स कहते हैं जो हेड के बोन्स होते हैं, ठीक है, उनको, तो ये आप देखेंगे। इसके अलावा उसके जो बेड जो होगा उसका हेड आप थोड़ा सा एलिवेट रखेंगे ताकि ब्लड और प्रेशर नीचे की तरफ आता रहे, ठीक है, और वाइटल साइंस वगैरह देखेंगे, इंट्राक्रेनियल प्रेशर देखेंगे, ठीक है, कि वो इंक्रीज़ हो रहा है नहीं इंक्रीज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें। पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करें तो शंट पेटेंसी यानी कि जो ट्यूब लगाया हुआ है, जो जो सीएसएफ को बाईपास करने के लिए लगाया हुआ है, वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। पोजीशन और नॉन ऑपरेटिव साइड, जिस साइड पे उसका ऑपरेशन नहीं हुआ हुआ, जिस साइड पे उसका हेड ठीक है, उसी साइड पे आप उसको लिटा के रखेंगे, ठीक है, और इन्फेक्शन वगैरह के लिए देखेंगे कि इन्फेक्शन ना हो, और इसके अलावा जो भी इसकी वजह से मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, मसले हो सकते हैं, उसको आप देखेंगे और उसको उसके बारे में पेशेंट को और उनके पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो शंट माल फंक्शन है, और इसके नाम से पता चलता है कि शंट ब्लॉक हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, काम नहीं कर रहा सही से, अपनी जगह से हट गया, तो इसको हम शंट माल फंक्शन कहते हैं। तो ये हो सकता है जिसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस दोबारा आएगा, दोबारा से प्रेशर डेवलप होगा, हेडेक होगा, वोमिटिंग, नोज़िया, ये सारी चीज़ें हो सकती है। या फिर शंट की वजह से कोई इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन के बदले में आपको पता है फीवर और रेडनेस और वही स्वेलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये शंट की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अच्छा जी, अब इसके आगे कुछ डिसऑर्डर है, सीज़र्स वगैरह, एपिलेप्सी, ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें से हम थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी गुज़रने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और आई होप कि आपको पता है सब कुछ। सबसे पहले आपको सीज़र बताया गया है, तो सीज़र का आपको डेफ़िनेशन पता है कि ये हमारे ब्रेन में एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती रहती है। जब वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिसबैलेंस हो जाए और उसमें कोई मसला आ जाए, ठीक है? और अचानक ब्रेन में एक करंट सा प्रोड्यूस हो जाए, तो उसकी वजह से बंदे को सीज़र हो सकते हैं। वो बंदा या तो उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, या फिर उसके मूवमेंट में चेंज आएगा, या फिर वो बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है। तो इस किस्म की कंडीशन को हम सीजर्स कह सकते हैं। अब ये क्या होगा कि हमारे ब्रेन में कुछ डिस्फंक्शंस है टेम्परेरी तौर पर, यानी कि आर्जी तौर पर कोई मसला है, ठीक है, या फिर कभी कभी ये मसला बहुत पुराना बहुत लंबा भी चल सकता है, तो इस मसले को हम सीजर्स कहते हैं। फिर सीजर के कुछ टाइप्स है, जैसे जनरलाइज है, तो जनरलाइज में पूरी बॉडी और पूरा ब्रेन अफेक्टेड होगा, ठीक है, यानी कि जब पूरे ब्रेन के ऊपर सीजर आते हैं तो उसकी वजह से पूरी बॉडी अफेक्टेड हो जाती है, जिसको हम टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा फोकल सीजर्स है, तो फोकल सीजर में ब्रेन का कोई एक हिस्सा डिस्टर्ब होता है, जिसको हम पार्शियल सीजर्स कहते हैं। और एब्सेंट सीजर में क्या होता है, मोमेंट्री लॉस ऑफ अवेयरनेस, यानी कि थोड़े टाइम के लिए बंदे को बिल्कुल कुछ याद ही नहीं रहता, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, जैसे 2-3 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए बैठा हुआ है। हमने पढ़ा था सीजर में, जब बच्चों में हम पढ़ रहे थे, ठीक है, ये बच्चा बैठा हुआ है, अचानक उसको कुछ हो जाता है, दो 2 से लेके 5-10 सेकंड तक, ठीक है, और फिर वो अपने नॉर्मल सिचुएशन पे वापस आता है। ये मतलब इसको हम एब्सेंट सीजर्स कहते हैं, कि कुछ भी उसको याद नहीं रहता, और थोड़े टाइम के लिए वो जैसे बिल्कुल एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दोबारा से वही फेब्राइल सीज़र वो सीज़र होते हैं जिसमें फ़ीवर हो, यानी कि बच्चे को सीज़र्स हो रहे हैं,
कोई भी उसको मसला नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, उसको सीज़र्स हो गए और सीज़र्स के साथ-साथ उसको फ़ीवर भी हो गया, इसको हम फेब्राइल सीज़र कहते हैं। ये बच्चों में जो 6 मंथ से लेके 5 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है? और ये इसका टाइम ड्यूरेशन 15 मिनट से कम होता है। ये चीज़ आप इसमें याद रखेंगे। एफेब्राइल अच्छा फेब्राइल ये भी बताया गया है, इसके कॉजेज़ और रिस्क वही है कि हाई फ़ीवर किसी इन्फेक्शन की वजह से हो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा हाई फ़ीवर है, तो उस हाई फ़ीवर की वजह से उसको सीज़र आ सकते हैं, ठीक है? या कोई जैसे नज़ला ज़ुकाम है, कोई एयर इन्फेक्शन है, कोई और मसला है, या कभी-कभी ये फैमिली हिस्ट्री में भी होता है, कभी ये डेवलपमेंटल डिले है जैसे प्रीमेच्योर बर्थ है, ठीक है? तो उसकी वजह से भी बच्चे को ये मसले हो सकते हैं। अच्छा, अब इसके साइन सिम्पटम आप देखेंगे तो बच्चे को जर्की मूवमेंट्स आएँगे, सडन अचानक उसकी बॉडी हिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है? और अनकॉन्शियस हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है? और आइज़ जो है इस तरह घूमती रहेगी, रोल ओवर कर रही होगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम इसमें नोट करते हैं। इसके अलावा जब आप इसके मैनेजमेंट पे आते हो तो मैनेजमेंट क्या होता है सीज़र्स का कि आप बिल्कुल खामोश रहें, बच्चे को खामोश रहने दें, ठीक है? उसके साथ आपने ड्यूरिंग सीज़र कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, बस उसको आप एक कंफर्टेबल जगह पे लेटाएँ, उसको कोई नुकसान ना हो, ठीक है? उसको कोई चोट ना पहुँचे, बस यही आपने करना है। अच्छा, इसके अलावा सीज़र्स आफ्टर सीज़र आपने क्या करना है कि उसके मतलब जो वजह है जिस चीज़ की वजह से सीज़र्स आए हुए हैं, जैसे फ़ीवर है, तो फ़ीवर को आपने कम करना है, ठीक है? और मैनेजमेंट के लिए या प्रिवेंशन के लिए आपने उसके उस वजह को मालूम करना होगा जिसकी वजह से उसको ये चीज़ हो सकती है। दूसरा है एपिलेप्सी, और एपिलेप्सी हमें पता है कि क्या होता है कि जब बार-बार एक तो सीज़र है ना, सीज़र कोई एक दफ़ा ये हो गया, बच्चे को झटके आ गए, इट इज़ सीज़र। लेकिन जब चीज़ें बार-बार हो और ये अचानक वक्फे-वक्फे से आते रहते हैं, फिर फिर ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बनता है जिसको हम एपिलेप्सी कहते हैं, ठीक है? और ये रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीज़र्स होते हैं, यानी कि बार-बार होने वाले जो सीज़र्स होते हैं, ठीक है? अब इसमें जो है एटलीस्ट 2 अनप्रोवोक्ड सीज़र अकरिंग मोर देन 24 आवर्स अपार्ट, यानी कि 24 घंटे में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा ये चीज़ हो, ये सीज़र्स बंदे को हो, ठीक है? फिर हम उसको एपिलेप्सी कह सकते हैं और इट इज़ अ डिसऑर्डर, ठीक है? अब इसके कॉजेज़ भी वही कि ब्रेन इंजरी है, कोई इन्फेक्शन है, या कभी-कभी जेनेटिक है, या डेवलपमेंटल कोई मसला है, ठीक है? या फिर फैमिली हिस्ट्री है, हेड ट्रॉमा, ब्रेन कंडीशंस, इन सारी चीज़ों की वजह से होती है। अच्छा जी, रिपीटेड सीज़र्स जिसमें कन्वल्जन्स यानी कि कन्फ्यूजन, मसल स्टिफनेस और लॉस ऑफ कॉन्शियस होगा, ये उसके साइन सिम्पटम होंगे। सेंसरी डिस्टर्बेंस, कुछ सुन नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा, ठीक है? और सीज़र आने से पहले उसको इस तरह एक घबराहट सी होती है जिसको हम ऑरा कहते हैं, ऑरा बिफोर सीज़र, ठीक है? और टेम्परेरी कन्फ्यूजन्स, ये तो हमें पता है। अच्छा, इसको डायग्नोज़ करने के लिए हम ईईजी करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहते हैं। ब्रेन इंजरी या ब्रेन इमेजिंग के टेस्ट करते हैं जिसको हम एमआरआई और सीटी स्कैन के नाम से जानते हैं। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जैसे जीसीएस स्केल वगैरह, ठीक है? उससे आपको पता चलेगा। और इसके अलावा जो जो भी मतलब एपिलेप्सी है, ठीक है? तो उसकी मतलब किस वजह से हैं, और दो अक्सर ऐसा होता है कि एपिलेप्सी की तरह और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे किसी को बेहोशी हो जाती है, ठीक है? जिसको हम सिनकोप कहते हैं। तो इन चीज़ों को आपने डिफरेंशिएट करना होगा कि वाक़ई सीज़र ही है, एपिलेप्सी है, या कोई और मसला है। अच्छा जी, मैनेजमेंट में हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे फेनेटोइन, वाल्पोरिक एसिड, ठीक है? ये सारी चीज़ आप दे सकते हो। और सर्जिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उस बंदों की करेंगे, उन पेशेंट्स की करेंगे जो जिनका मेडिकेशन से कोई बेहतरी उनमें ना आए, ठीक है? लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करवा सकते हो, जैसे नींद पूरी हो, स्ट्रेस रिडक्शन हो, कोई किसी बात की टेंशन ना हो, मेडिकेशन वगैरह टाइम पे लें, ठीक है? और ये सारी चीज़ें हो तो वो ऐसे भी ठीक हो सकता है। अच्छा, एक नर्स का क्या रोल हो सकता है कि ड्यूरिंग सीजर्स, तो आपने ये ख्याल करना होगा कि अगर एक पेशेंट को सीजर्स हो रहे हैं तो उसको कोई इंजरी ना हो, ठीक है? उसको आपने खींचना नहीं है कि भाई आपको सीजर क्यों हो रहा है और आप उसके साथ लगे हुए हो ड्यूरिंग सीजर, उसको भाई करने दो, आराम करने दो, ठीक है? और ख़ुद ब खुद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने पेशेंट का जो है साइड चेंज करना है, ठीक है? और उसको मतलब इंजरी से बचाना है ड्यूरिंग सीजर। पोस्ट सीजर में आपने उसके
वाइटल साइंस वगैरह देखने हैं, डॉक्यूमेंट करना है, कब हुआ, कैसे हुआ, कितने टाइम के लिए हुआ, क्या क्या उसमें साइन सिम्टम्स आपने देखे, और पेशेंट एजुकेशन कराना, ये तो हमें पता है कि किस तरह होता है, कि किन किन चीज़ों की वजह से होता है। अच्छा जी, इसके अलावा पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन हम देते हैं। जैसे फेब्राइल सीजर है, तो फेब्राइल सीजर में हम पेशेंट्स को ये बताते हैं कि फेब्राइल सीजर इतने ख़तरनाक नहीं है, लेकिन बच्चे को आपने देखना होगा कि जब उसको ये चीज़ हो तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है, और इसके कॉजेज़ को कैसे मतलब मना करना है कि बच्चे को ये चीज़ हो ही ना, ठीक है। फीवर को आपने कम करना होगा वगैरह, ये सारी चीज़ें। एपिलेप्सी अबाउट एजुकेटिंग अबाउट लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वही आपको बताया गया है कि जो एजुकेशन हम देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जब किसी को ये चीज़ हो, एपिलेप्सी वगैरह हो, तो आप कब कब किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हैं। जैसे कभी कभी ये ज़्यादातर ये खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर खुद ठीक नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे, किस कंडीशन में आप किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हैं, या फिर किसी दूसरे डॉक्टर, किसी दूसरे नर्स को बुला सकते हैं। एज अ नर्स आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है। अगर ये सीजर्स 5 मिनट से ज़्यादा हो तो आप बुला सकते हैं, ठीक है। अगर सीजर्स के बाद पेशेंट होश में ना आए, ठीक है, तो आप किसी दूसरे बंदे को हेल्प के लिए बुला सकते हैं। या फिर वो रिपीटेड सीजर विदाउट रिकवरी इन बिटवीन, अगर एक दफ़ा उसको सीजर हो गया और अभी वो रिकवर नहीं हुआ है, कॉन्शियस मतलब होश में नहीं आया, और दोबारा उसको सीजर हो रहे, तो उस टाइम बुला सकते हैं। या फिर उसको कोई इंजरी हो गई, कोई ब्रीदिंग में मुश्किल हो रही है, कोई और मसला हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप बुला सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा है इंसेफेलाइटिस, और इंसेफेलाइटिस हमें पता है कि ये ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होता है। जब भी वर्ड इंसेफेलो आता है तो ये आपको हेड का बताते हैं, ठीक है। तो इंसेफेलाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ हेड, और हेड से हम ब्रेन का ही मतलब लेते हैं। तो ये इन्फेक्शन जब उसका हो जाए तो उसको हम इंसेफेलाइटिस कहते हैं। अच्छा, अब इसके बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, बहुत सारे मसले हो सकते हैं, और ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, जो कि इसके कॉजेज़ आपको बताए जा रहे हैं कि वायरल हो सकता है, और वायरस के नाम आपको बताए गए हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स, एंटीरो वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, ठीक है, ये कोई नया नाम आया इसमें। इसके अलावा बैक्टीरियल, जैसे कि बैक्टीरियल से बहुत कम होता है इंसेफेलाइटिस, ठीक है, लेकिन अगर हो तो उसमें लाइम डिजीज़ वगैरह और इसी तरह की इन्फेक्शंस की वजह से। नॉन इन्फेक्शस भी हो सकता है, जैसे ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस और पैरा न्यूप्लास्टिक इंसेफेलाइटिस, यानी कि कोई ट्यूमर हो ब्रेन में, ठीक है, कोई मसला आ जाए, कोई कैंसर सेल्स डेवलप होने लग जाए, तो उसकी वजह से भी इंसेफेलाइटिस हो सकता है। अब पैथोफिजियोलॉजी इसकी वही है कि जब आपका इन्फेक्शन हो जाए और इम्यून सिस्टम आपका ब्रेन टिश्यू डैमेज करने लग जाए, इन्फ्लेमेशन की तरफ चला जाए, ठीक है, इसको हम कहते हैं। और ये पैथोफिजियोलॉजी में ये है कि आपके जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन अपना काम सही से नहीं कर पाता, और इंसेफेलाइटिस की तरफ बंदा चला जा सकता है। और इसकी वजह से आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, आईसीपी बढ़ेगा, न्यूरोनल डैमेज होगा, और लॉन्ग टर्म कोई दिमागी मसला आ सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके साइन सिम्टम वही फीवर, हेडेक, फटीग, सीजर्स, कन्फ्यूजन, डिफ़िकल्टी स्पीकिंग और मूवमेंट, हेलुसिनेशंस, ठीक है। ये आपको पता है कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा जब आप क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन करते हो तो उसमें आप मेंटल लेवल देखते हो कि भई ये बंदा नॉर्मल है, उसको सोचने समझने की सलाहियत उसकी सही है, बात सही से कर रहा है, सोच सकता है, कोई सवाल उससे पूछो तो जवाब सही दे रहा है, नहीं दे रहा, ठीक है। एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह कर सकते हैं, लंबर पंक्चर, ब्लड टेस्ट और इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं, पहले से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सपोर्टिव केयर देंगे, एंटीवायरल थेरेपी देंगे, स्टेरॉयड वगैरह दे सकते हैं, उससे इन्फ्लेमेशन कम होगा, और एंटी कन्वल्शंस जो कि सीजर्स को कम करे, या एंटी एपिलेप्टिक, ठीक है। नर्सिंग रोल इसका क्या होगा कि न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, वाइटल साइन और ये सारी चीज़ें देखनी है, मेडिकेशन टाइम पे देने हैं, ठीक है। फैमिली और बच्चों को और पेशेंट को एजुकेट करवाना है, और इन्फेक्शन को कंट्रोल करवाना है, बस ये आपकी एज ए नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉम्प्लिकेशन एंड प्रोग्नोसिस, जैसे कि अगर ये ट्रीट ना किया जाए, ठीक है, तो आपने इसको किस तरह, या इसकी वजह से क्या क्या मसले हो सकते हैं। सीजर्स हो सकते हैं, कोमा में पेशेंट जा सकता है, रिस्पायरेटरी फेलियर, सांस लेने का मसला हो सकता है, और अगर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो तो उसमें ये दिमागी तौर पर बंदा मुकम्मल डिस्टर्ब हो सकता है, जिसको हम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कह सकते हैं,
पर्सनैलिटी चेंजेस, यानी कि कभी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, खुशी होगी, ठीक है? क्या होगा, वो पर्सनैलिटी उसकी चेंज होती रहती है बार-बार, और एपिलेप्सी हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि कॉम्प्लिकेशंस में आ सकती हैं। इसको मना कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं होने से बचाने के लिए, ठीक है? तो ये वैक्सीनेशन करवा सकते हो टाइम पे, जिसमें प्रिवेंटेबल वायरल डिजीज़ लाइक मीज़ल्स, मम्प्स, रूबेला, ये सारे वैक्सीन जो है आप करवा सकते हैं। मॉस्किटो कंट्रोल करवा सकते हैं, ठीक है? और कुछ प्रॉन डिजीज़ेज़, कुछ इन्फेक्शन से बचने के लिए आप जो है अपने एहतियात करवाएँगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, अब हेड इंजरी जो कि इसमें बताई गई है, हेड इंजरी हमें पता है कि क्या-क्या होता है। हेड इंजरी जैसे बच्चा कभी गिर गया, तो मोस्ट कॉमनली होता है स्पोर्ट्स कार एक्सीडेंट, कभी एब्यूज़, किसी ने मार दिया सर पे, कोई और मसला हो गया, ठीक है? बाईसाइकिल एक्सीडेंट या प्लेग्राउंड इंजरीज़, बहुत सारे मसलों की वजह से हेड इंजरीज़ हो सकती हैं, और ये बहुत आसान है, ये तो सबको पता है। अच्छा, ये बताया गया है कि जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं, तो उनमें ज़्यादातर हेड इंजरीज़ बेड से गिरने की वजह से, या फिर वो एक से दूसरी जगह या टेबल चेंज कर रहे होते हैं, यानी वो अक्सर चारपाई टेबल को पकड़ के चल रहे होते हैं। तो जब एक से दूसरे में जाते हैं, तो वो उस दौरान अक्सर गिर जाते हैं, या किसी अक्सर बच्चे को उठा के हम शेक कर रहे होते हैं, ऊपर-नीचे फेंकते हैं, या उसके साथ खेल रहे होते हैं, तो उसका हेड काफ़ी शेक हो रहा होता है, ठीक है? तो जिसको हम शेकन बेबी सिंड्रोम कहते हैं, तो उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है, हेड इंजरी। कार एक्सीडेंट्स, अगर कोई प्रॉपर रिस्ट्रेंट ना हो, इसमें कोई प्रॉपर एहतियात ना किया जाए, और यही सारी चीज़ें जैसे क्रिब सेफ्टी, कार सीट्स, क्रिब सेफ्टी यानी कि वो जो बच्चा जिस चीज़ में हम लेटाते हैं, ठीक है? उससे गिर जाए, उसके साइड पे वो मतलब जाल वगैरह ना हो, ठीक है? तो उसकी वजह से वो गिर सकता है, मसला हो सकता है। 3 से 5 साल के बच्चों में वही कि प्लेग्राउंड में हो सकता है, जैसे वो किसी चीज़ के साथ खेल रहे, और वो उसी चीज़ को ख़राब किया, या अपने सर पे मार दिया, या वो गिर गए, ठीक है? या कोई और मसला इसी तरह की, जो रनिंग वॉकिंग करते हुए उसमें गिर गए, इसी तरह, या फिर वो हेलमेट जो बच्चे अक्सर यूज़ करते हैं, ठीक है? और या फिर उनका कोई प्रॉपर एहतियात के लिए कोई चीज़ें नहीं है, तो इसकी वजह, बहुत आसान ही आप पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। 6 से 12 साल में स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से बाईसाइकिल, क्योंकि इस उम्र में बच्चे बाईसाइकिल भी चलाते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट या कोई अदर चीज़, ठीक है? और या कभी दरख्तों पे चढ़ते हैं तो वहाँ से गिर जाते हैं, कभी छत से गिर जाते हैं, कभी कोई और मसला होता है, तो ये। अच्छा, इसके अलावा 13 से 18 साल में जो है वो स्पोर्ट्स ज़्यादातर होता है, ठीक है? कोई बाइक चला रहा होता है उस टाइम, या फिर कोई झगड़े कर रहा होता है, क्योंकि इस टाइम बच्चा काफ़ी बड़ा हो रहा होता है, तो अक्सर फाइट्स वगैरह में वो आता है, या स्केटबोर्ड वगैरह जो यूज़ करते हैं उसमें से, ठीक है? तो ये, और इसके अलावा जब आप साइन सिम्पटम देखेंगे इसके, तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और हेडेक, और इसके अलावा नोज़िया, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी हेड इंजरी में, ठीक है? नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा कि आप बच्चे को या उस बंदे को स्टेबलाइज़ करेंगे, एयरवे, एबीसी जिसको हम कहते हैं ना, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ये चीज़ें उसकी ठीक होनी चाहिए। इसको सबसे पहले आप इमीडिएटली चेक करेंगे, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, जीसीएस स्केल हम देखते हैं उससे, ठीक है? और इसके अलावा इंट्राक्रैनियल प्रेशर देखते हैं, और उसको एजुकेट करते हैं। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, यानी कि बच्चे को अगर हेड इंजरी हो तो उसकी वजह से और क्या-क्या मसले हो सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंटल डिले ये होता है, यानी कि वो बाकी बच्चों से थोड़ा-सा स्लो डेवलप करेगा, दिमागी तौर पर वो थोड़ा-सा स्लो हो सकता है, ठीक है? बिहेवियरल इश्यूज़, यानी कि उसका बिहेवियर थोड़ा-सा अलग होगा, बाकी लोगों से थोड़ा-सा मूड स्विंग्स होते रहेंगे, गुस्सा आ रहा होगा, ठीक है? और जो मतलब नॉर्मल नहीं होगा कंप्लीटली, ठीक है? फिजिकल डिसेबिलिटीज़, हाथ-पाँव में मसला हो सकता है, जैसे ब्रेन का कोई ऐसा हिस्सा डैमेज हो गया जो हाथ-पाँव को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? तो वो भी हो सकता है, या फिर कोई अदर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। अच्छा, इसको आप फिर फ़ॉलो अप करवाएँगे, और रिहैबिलिटेशन और वो मसल्स वगैरह एक्सरसाइज़ जो होते हैं उसकी तरफ आप लेके जा सकते हैं। प्रिवेंशन, वही प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, जैसे हेलमेट यूज़ करेंगे, सेफली खेलेंगे, ठीक है? कार सीट, अगर कार में जा रहे हैं तो वो जो सीट बेल्ट वगैरह होता है वो यूज़ करें,
और रिस्क एजुकेशन वगैरह बच्चे को दे दें कि भाई अपना ख्याल कैसे रखना है। एंड दैट्स ऑल अबाउट सेरेब्रल डिस्फंक्शंस इन चिल्ड्रन। एंड आई होप कि आपको आ गया होगा समझ, वही सारी पुरानी चीज़ें हैं, बहुत आसान। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।